India's best learning app. तो आइए हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में ट्विंस की, और हमने बताया था बच्चों कि ट्विंस एक ऐसी सिचुएशन है जहां जुड़वे संतान का निर्माण होता है, मतलब डुअल जायगोट। कहीं कहीं पे तो 3-4 जायगोट्स का फॉर्मेशन एक साथ होता है, लेकिन ये यूजुअल केस नहीं है। यूजुअल केस में सिंगल फोइटस का डेवलपमेंट होता है। कुछ एक खास केसेस में, स्पेसिफिक केसेस में टू जायगोट्स डेवलप करते हैं एक साथ, और बहुत ही रेयर में 3 और 4 जायगोट एक साथ डेवलप होते हैं। ये रेयर हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, और आपने तो पढ़ाई है कि एक्सेप्शंस डजंट अवे द रूल्स। तो हम लोग 3 और 4 की बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे एक की चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 जायगोट एक साथ डेवलप करता है, इसकी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों। तो हमने बताया था कि ट्विंस 2 तरह के होते हैं, एक को हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं और एक को आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में फ्रैटर्नल ट्विंस की चर्चा किया था, जिसमें मैंने बताया था कि 2 जायगोट का निर्माण होता है अलग अलग ओवम से। इसमें क्या होता है कि यूजुअल केस है जिसमें कि 2 फोइटस का डेवलपमेंट होगा, दोनों के प्लेसेंटास अलग अलग होंगे, दोनों के एमनियन अलग अलग होंगे, और ये दोनों जो हैं वह आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, अनआइडेंटिकल भी हो सकते हैं। दोनों का सेक्स सेम सेक्स हो सकता है, दोनों का डिफरेंट सेक्स हो सकता है। तो ये हम लोगों ने बात किया था फ्रैटर्नल ट्विंस में। आज हम लोगों की बात हो रही है आइडेंटिकल ट्विंस में। तो बच्चों, आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं यह एक ही जायगोट के ब्रेकिंग से होता है, यानी हम इसको क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे। पिछले वाले को हम लोगों ने फ्रैटर्नल ट्विंस को डाइजाइगोटिक ट्विंस कहा था, यहाँ पे हमारा मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगा। कंडीशन क्या बनेंगी, सो जरा ध्यान देंगे कि इसमें एक ही एम्ब्रियो के क्लीवेज के दरमियान, मतलब जायगोट के क्लीवेज के दरमियान, आप याद करो मैंने बताया था कि जब हमारे जायगोट का इम्प्लीमेंटेशन इन द यूटरस होता है, यानी कि जब हमारा जायगोट इम्प्लीमेंटेड होने लगता है यूटरस में, एट द वॉल ऑफ इंडोमेट्रियम, जब वो अटैच्ड होने लगता है, इसी को इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में लिखा था कि इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो समझ लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन का अर्थ होता है कि कनेक्शन ऑफ अ जायगोट या अटैचमेंट ऑफ द जायगोट टू द मदर यूटराइन वॉल, मदर के यूटराइन वॉल से इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था जायगोट का, तो उस वक्त हमारा जो जायगोट है वो 8 से 16 सेगमेंट में बटे हुए थे। तो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हम लोग कहेंगे कि जब हमारा जायगोट, मान लेते हैं कि ये जायगोट है, इस जायगोट में क्लीवेज हो रहा था। इट इज द फर्स्ट क्लीवेज व्हेन अ सिंगल सेल जायगोट बिकम्स 2 सेल्स। अब ये 2 सेल्स को, इसको हम लोग क्लीवेज कहेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्लीवेज। फर्स्ट क्लीवेज के बाद सेकेंड क्लीवेज होगा, और सेकेंड क्लीवेज में 4 सेल्स बनेंगे, थर्ड क्लीवेज में 8 सेल्स बनेंगे, और फोर्थ क्लीवेज में 16 सेल बनेंगे। तो बच्चों, ये जो फोर्थ क्लीवेज होते होते 1 वीक का टाइम हो जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन से लेकर के स्पर्म और ओवम के मिलने के ड्यूरेशन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन के बीच का टाइम पीरियड है 1 वीक। विद इन अ वीक अ जायगोट गेट ब्रेक्स इनटू 16 सेल्स, अप टू 16 सेल्स। तो ये फोर्थ क्लीवेज में 16 सेल का निर्माण होगा, 16 सेल का निर्माण होगा। लेकिन ये जो आपका आइडेंटिकल ट्विंस है, यह फर्स्ट क्लीवेज में ही होता है। तो फर्स्ट क्लीवेज, यानी हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विंस आर फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ 1 एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो टूट के 2 बने, और इसको हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ बातों को, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं वो हमारे फीमेल्स बॉडी में बनते हैं, और उसकी वो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, या फिर
आप ऑफलाइन वीडियोस को रिपीट करके समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो क्या क्या सिचुएशन है कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस हैविंग देयर ऑन प्लेसेंटा, यानी कि 1/3 जो भी आपके एम्ब्रायोज होंगे उनकी अपनी प्लेसेंटा होगी, यानी अलग अलग उनके हो जाएंगे, इनर मेम्ब्रेन भी अलग हो जाएंगे और उनके प्लेसेंटा भी अलग हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति को हम लोग मेडिकली क्या कहते हैं, डाइक्रोनिक डाइएमनियोटिक, क्रोनिक एंड डाइएमनियोटिक यानी DCDA ट्विंस। ध्यान देंगे DCDA ट्विंस में क्या होगा कि इस ऐसे ट्विंस में आपके कैरियंस और एमनियंस यानी कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों अलग अलग होंगे। तो डाइकैरियोटिक डाइएमनियोटिक डाइकोरोनिक डाइएमनियोटिक्स। और दूसरे हो जाएंगे यानी कि 2/3 ऑफ द आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा कि सेम प्लेसेंटा यानी एक ही प्लेसेंटा होगा और एक ही कैरियन होगा। तो ऐसे में एक क्या होगा कि सेम प्लेसेंटा होगा, सेम कैरियंस होंगे, लेकिन इनके अपने एमनियन यानी एमनियन अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकैरियोनिक। तो मोनोकैरियोनिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके एक ही कैरियंस हैं, लेकिन एमनियन क्या हो रहा है, एमनियन तो 2 हो रहा है। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे मोनोक्रॉनिक डाइएमनियोटिक। दूसरा सिचुएशन हो गया। और रेस्ट ओनली 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन में क्या होता है कि मोनोकैरियोनिक और मोनोएमनियोटिक, यानी इसमें एक ही कैरियोनिक मेम्ब्रेन भी होगा और एक ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन भी होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे, MCMA ट्विंस। तो ट्विंस कितने तरह के हो गए, आइडेंटिकल ट्विंस 3 तरह के हो गए। कौन कौन से, DCDA, उसके बाद हो गए DCDA, एक हो गया DCDA, एक हो गया MCDA और एक हो गया MCMA। अब इसमें क्या है, डाइकैरियोटिक और मोनोकैरियोटिक, बस इसी पे फुल फॉर्म हमारा टिका हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि ये आइडेंटिकल ट्विंस के 3 काइंड हो गए। अब यहाँ से हम लोग को ये समझना होगा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे उनकी सब चूंकि एक ही जाइगोट से डिवाइड होकर बने हैं, तो एक ही जाइगोट से जब डिवाइड होकर बनेगा तो दोनों के सेम सेक्स होंगे और दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, यानी दे कैन बी डेवलप विथ सेम नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ द जेनेटिक सीक्वेंसेस। तो उनके फिजिकली मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे, वो सेक्स में सिमिलर होंगे, यानी दोनों मेल होगा। जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं। एक मेल एक फीमेल कभी भी नहीं होगा, सो ध्यान में रखिएगा, एक मेल एक फीमेल कभी नहीं होगा, या तो दोनों मेल होगा या दोनों फीमेल होगा। तो सेम सेक्स होंगे और जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, आप लोग मूवीज में देखते हैं कि जुड़वा में एक को एक घूसा अगर विलेन मारे तो दूसरे के जबड़े में दर्द शुरू हो जाता है। इस तरह की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होती है मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना कि एक को मारेंगे तो दूसरे को चोट लगेगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ये सब सिर्फ हाइपोथेटिकल स्टोरीज हैं। उनके पर्सनालिटीज़ भी अलग हो सकते हैं, उनकी पसंद अलग हो सकती है, उनके नापसंद अलग हो सकते हैं, उनके जो IQs हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। एक मंदबुद्धि, एक अत्यंत इंटेलिजेंट हो सकता है। ये सारी डिसिमिलरिटीज पॉसिबल है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली दे आर अलाइक टुगेदर। साथ ही साथ जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो हैं वो आपके आइडेंटिकल ट्विंस के पार्ट हो गए। इसी तरह से ट्राइप्लेट्स और भी पॉसिबल है। ट्राइप्लेट्स का मतलब हो गया 3 जाइगोट का निर्माण, और
इस तरह से टेट्राप्लेट्स भी पॉसिबल है, टेट्राप्लेट्स में 4 हो जाएंगे, लेकिन ये सभी जो हैं वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, सो हम लोग इनकी बातें अभी फिलहाल नहीं करेंगे। एक डिजीज इससे कंसर्न है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ट्विंस रिसर्च सेंटर का अपना मत है, जरा सुनेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस जिनमें सेम प्लेसेंटा और सेम कैरियंस होते हैं, वो एक खास कंडीशन को कैरी करते हैं, जिस कंडीशन को ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। बच्चों सुनेंगे, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम अर्थात TTTS, ट्रिपल TS, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। तो TT से हो गया ट्विन और T से हो गया ट्रांसफ्यूजन, S से सिंड्रोम, TTTS। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि एक ट्विन दूसरे ट्विन से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक ट्विन के भी बॉडी में, मतलब जब मदर यूट्राइन वाल से बच्चों में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा। मतलब यूजुअल केस क्या है? यूजुअल केस है कि मदर के यूट्राइन वाल से ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द ऑफस्प्रिंग होता है। अब सोचो कि मदर यूट्राइन से एक बच्चे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ और उस बच्चे से दूसरे बच्चे में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड होता है, अनइक्वल ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड्स होता है, जिसके कारण इसका इफेक्ट जो है वो बच्चे के हेल्थ पे पड़ता है। और कभी कभी यह इतना सीवियर होता है कि 2 में से हम लोग एक ही को सरवाइव करा पाते हैं। तो आपका जो TTTS है, इसमें जो कंडीशंस बनते हैं, यह कंडीशंस खास करके MCDA में होता है। MC मोनोकैरियोनिक डाई एमनियोटिक सिचुएशन में, और MCMA में मोनोकैरियोनिक और मोनो एमनियोटिक केस में, इन दोनों केसेस में होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है शुरुआती दौर में, यदि हम लोगों को पता चल जाए कि इस तरह का सिचुएशन है ट्विंस के केस में, तो इसके लिए हम लोग फर्दर मेडिकेशंस और उपायों को यूटिलाइज करते हैं और उसके द्वारा मरीज की देखभाल करते हैं। तो ये था हमारा ट्विंस से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है जिसको कि हम लोगों को बच्चों डिस्कस करना है, वो है मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल्स। यानी फीमेल में मौजूद ये खास तरह का ग्लैंड है, जिस ग्लैंड का काम होता है लैक्टेशन ऑफ द मिल्क फॉर द फोइटस, लैक्टेशन ऑफ द मिल्क फॉर द फोइटस। और यहाँ मिल्क का प्रोडक्शन होता है और इस मिल्क से बच्चों का नरिशमेंट होता है। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल्स हो, दोनों में ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं विद इन द ब्रेस्ट्स, बट फीमेल ग्लैंडुलर टिश्यूज जो हैं उनका डेवलपमेंट होता है, मेल में नहीं होता। फीमेल में इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ग्लैंडुलर टिश्यूज दोनों के ब्रेस्ट में मौजूद है, बट एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी फीमेल्स में जो है यह डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद इसके अंदर जो है चाइल्ड बर्थ होने पर मेल का प्रोडक्शन होगा। लेकिन प्यूबर्टी के स्टेज पे पहुंचने में मेल के ब्रेस्ट में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मेमोरी ग्लैंड जो है इसका काम है मिल्क का प्रोडक्शन करना। तो प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन नामक 2 हार्मोन जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द फीमेल्स। लेकिन यहाँ एक बात करेंगे, जो प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं किसमें? प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर प्रिवेंट करने का मेमोरी ग्लैंड को लैक्टेशन बंद करने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है ड्यूरिंग दिस टाइम अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्री मिल्क सब्सटेंसेस, यानी कि आप समझ लो कि जो कोलेस्ट्रम है, कोलेस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर आफ्टर द पर्चुरेशन, बच्चे के जन्म के बाद जो पहला मिल्क आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसका प्रोडक्शन होता है, लेकिन ये आउटपुट इसकी बहुत कम होती है ड्यू टू प्रोलैक्टिन एलोंग विद द प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इस जो आपका ये कोलेस्ट्रम है,
इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड रिच, ये जो लिक्विड है वो रिच होता है किस चीज़ से, एंटीबायोटिक्स और नरिशमेंट से, एंटीबायोटिक और नरिशमेंट से टू सस्टेन एंड फोइटस, बच्चे के डेवलपमेंट के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, बच्चे के जन्म के जस्ट बाद उनको ये सस्टेनेबिलिटी यानी कि उनके सर्वाइवल में, उनको बीमारियों से बचाने में और भी बहुत सारे चीज़ों में मदद करता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है, हम लोगों ने देखा था किस तरह से हार्मोन काम करते हैं। तो बच्चे के जन्म के साथ ही जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डिक्रीज करता है और प्रोलैक्टिन जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही साथ इस समय में एस्ट्रोजन हार्मोन का भी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करने लगता है और इस सिचुएशन में जो है मिल्क प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है और इससे बच्चों का जो है सो नरिशमेंट मिल पाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि बच्चों में जो है सो नरिशमेंट के लिए इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ और समझेंगे कि each time a baby is breastfed in a milk is impeted by the breast, यानी एक ब्रेस्ट के अंदर मिल्क के समाप्त होने पे बच्चों के सकिंग के बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो वैसे ही यह इंफॉर्मेशन ब्रेन को जाता है और उसके बाद जो है उसमें फिर से मिल्क भरने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। जैसे जैसे जो फीमेल्स का उम्र बढ़ता जाएगा और उनका जो है सो मोनोपॉज का सिचुएशन क्रिएट होगा, तो मोनोपॉज के सिचुएशन क्रिएट होते ही मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्ड हो जाएगा और जो डक्टाइल सिस्टम जो है वो फाइब्रस हो जाएंगे, डिजेनरेटेड हो जाएंगे और इसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन इन द फीमेल ब्रेस्ट बिकम्स ज़ीरो। और ये जो डक्टाइल और फाइब्रस टिश्यूज़ के डिजेनरेशन के कारण जो है वो श्रिंकेज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड होगा और ग्लैंड लूज कर देंगे देयर एबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क। तो यहाँ से हम लोगों ने ब्रेस्ट के कुछ फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्टडीज़ को किया। अब हम लोगों की जो बात है वो अगले पॉइंट पे पहुँचती है और हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, वो है डिजीज़ ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों हम लोग यहाँ से थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे डिजीज़ कंसर्न विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है कि कौन कौन से डिजीज़ कंसर्न है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था डिजीज़ की, जिसमें हम लोगों ने एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करी थी। कुछ उससे रिलेटेड और भी बातें हैं जिनकी कि यहाँ पे चर्चा आवश्यक थी। मैं उन सब के बारे में एक एक करके बताता हूँ कि मेनी पार्ट्स ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वह सबसे ज़्यादा फेमस, डरावना और एक ये सच है कि फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी जो है वो कैंसर है। तो अगर फीमेल कैंसर की बात करें तो यह यूटरस, ओवरीज, ब्रेस्ट और सर्विक्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। यह अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन लोगों ने बताया कि सबसे ज़्यादा जो है इसी 4 पोर्शंस यानी कि ओवरी, यूटरस, सर्विक्स और ब्रेस्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती है। अगर हम ओवेरियन कैंसर की बात करें, तो यह पोरर आउटकम जो गायनोकोलॉजिकल कैंसर है उसमें ये सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला सिचुएशन है, जिसमें ब्रेस्ट के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं और धीरे धीरे यह अपना शेप को बढ़ाने लगते हैं। यद्यपि इनका भी ट्रीटमेंट हम लोग नॉर्मल कैंसर ट्रीटमेंट की तरह करते हैं। इसमें भी हम लोग कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है कि एक सर्जिकल मेथड सबसे कारगर मेथड होता है इस प्रोसेस में। अगर अर्ली स्टेज में हम लोग को आइडेंटिफाई हो जाए तो हम लोग इसके लिए कीमोथेरेपी की व्यवस्था रखते हैं, लेकिन अगर ये ना हो पाए
तो फर्दर ऑन हम लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो सिजेरियन ही बचती है सर्जरीज के जरिए। साथ ही साथ जो है ओवेरियन कैंसर की बात करें, फैलोपियन ट्यूब के कैंसर की बात करें, तो इसको हम लोग आजकल स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में नए नए इक्विपमेंट्स बन गए हैं जिनके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। अभी हमारे पास 2 तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं स्क्रीन करने में। सर्विकल कैंसर के बारे में जो है हम लोग अभी जो टेस्ट सबसे ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं वो है पैप टेस्ट स्क्रीन। ये पैप टेस्ट स्क्रीन से हम लोगों को सेलुलर चेंज इन द सर्विक्स पता चल जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा सर्वाइकल एरियाज का सेल्स को कलेक्ट करते हैं और उस सेल्स का स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी प्रोसेस में हम लोग पैप टेस्ट करते हैं और यहाँ से सेल्स को कलेक्ट करके, कहाँ से, सर्विक्स से सेल्स को कलेक्ट करके उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर की मेमोग्राफी प्रोसेस के जरिए हम लोग उनका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, और पैप टेस्ट यानी कि साइटोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा हम लोग कैंसर की जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी जांच कर सकते हैं। तो जो द जेनाइटल ह्यूमन पैपिलोमावायरस जो HPV टेस्ट है, इसके द्वारा भी हम लोग मतलब इनके इन्फेक्शन रेट को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके जो है वो सर्वाइकल कैंसर्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक खास पॉइंट को डिस्कस करेंगे, आप जरा सा इस पे फोकस करेंगे कि A recent study published by the Cancer Cytopathology, जो आपका ये रिसेंट रिसर्च है जिसके अनुसार कहा गया कि जो आपका HPV है, HPV ये वायरस जो है, यह वायरस HPV ओनली स्क्रीनिंग मिसेज मोर सर्वाइकल कैंसर इन द वीमेन देन द पैप ओनली और को टेस्टिंग बेस्ड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो 2 टेस्ट हैं, हम लोग इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा करके सीधा ये समझ लेते हैं कि हम लोग साइटोलॉजिकल टेस्ट से, पैप टेस्ट जिसको कह रहे हैं, साइटोलॉजिकल टेस्ट से बड़ी आसानी से सर्वाइकल कैंसर के पॉसिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूरबीन के माध्यम से यूट्राइन विजिबिलिटी और आपका ये क्या कहते हैं कि वेजनल विजिबिलिटीज़ के ज़रिए भी इसकी पहचान कर सकते हैं सर्वाइकल कैंसर की। अगला बात कर रहे थे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, जिसकी की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यह दोनों जेंडर को समान रूप से प्रभावित करता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं वह समान रूप से मेल और फीमेल दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसमें हम जेनिटलियर हर्प्स, गनोरिया, सिफिलिस, इन सब की चर्चा कर चुके हैं। ऑलरेडी हम इनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने HIV और एड्स इन दोनों को भी जो है डिजीज ऑफ द इम्यून सिस्टम माने हैं। NIH के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने HIV और एड्स को इम्यूनिटी सिस्टम की डिजीज माने हैं, यानी इट इज़ द डिजीज ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के दायरे में तो रखे, लेकिन इट इज़ नॉट एग्जैक्टली कंसर्न विद दैट। हाँ, अगर यह सिर्फ जैसे सिफिलिस, गनोरिया, मेनोरिया ये सब जो बीमारियां हैं सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, सो इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द STDs, while the AIDS and the HIV is also transmitted by the several other ways। तो इसीलिए इसको हम लोग STDs के दायरे से निकाल के इसको इम्यूनो सिस्टम्स की डिजीज़ यानी इम्यून सिस्टम डिजीज़ के तौर पे कंसीडर किया है। एंड देयर वन वे इज सेक्सुअली ट्रांसमिशन इज आल्सो। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो डिजीज आता है उसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, या फिर इसको डिसमेनोरियल केसेस के नाम से जानते हैं। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग क्या है? यह एक कॉमन डिजीज है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें क्या होता है कि पेट के अंदर दर्द, बहुत ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्पिंग होती है,
पेट और खास करके लोअर एब्डोमिनल रीजन में ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो फिलहाल इसके लिए हम लोगों ने बेस्ट ट्रीटमेंट्स ऐड किया है, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडलिन या आइब्यूप्रोफेन नामक पेन किलर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेफ्रोलेक्सिन जैसे दवाइयों का इस्तेमाल से इसको ठीक कर सकते हैं। द बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हैं ऑल्सो वर्क प्रॉपर ऑन द केस ऑफ द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प। और इसमें क्या है कि डिमेनोरिया का जो केस है, इसको हम लोग बाय डिक्रीजिंग द ब्लड फ्लो इस प्रोसेस को, इस क्रैम्प को कम कर सकते हैं, क्योंकि दिस क्रैम्प विल persisted for 3 to 4 days if the bleeding is continued for the 3 or 4 days. If we will decrease the amount of blood flow for the 2 or 1 days, it means the sufferer of the muscular cramp will persisted for only 1 day or 2 days. So either by providing them the painkiller, और पेन किलर में हम लोगों ने खास करके नेप्रोक्सिन और आइब्यूफेरॉन जैसी दवाइयों को इस्तेमाल में रखा है। तो आइदर बाय यूजिंग द मेडिसिन्स वी विल प्रिवेंट द pain, or this cramping can be reduced by providing them the painkiller. This is one method, and another method is by decreasing the blood flow. तो ये हो गया हमारा जो मस्कुलर क्रैम्प की बात थी। साथ ही साथ एक और डिजीज़ की बात हम लोग यहाँ से करेंगे, वो है वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन। तो ये वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन जो है, इसमें क्या होता है कि वेजिना के अंदर ईस्ट का या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से ईचिंग, वाइट लिक्विड डिस्चार्ज या फिर पेनफुल ईचिंग, ऐसे प्रोसेसेस शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जो है पेल्विक इन्फ्लेमेशन, जिसको कि कमर में दर्द के नाम से हम लोग जानते हैं, कमर की दर्द या लोअर एब्डोमिनल रीजन में भारीपन, वहाँ पे पेन होना, इरेगुलर इन द मेंस्ट्रुएशन, स्मेलिंग इन द वेजिनल डिस्चार्ज। These are the symptoms of vaginal yeast infections. It can be reduces, either it can be reduces or it can be treated successfully by providing them with the counter medications like antifungal or some antibiotics. It can be totally cured out. जैसा कि हम शुरू से कह चुके हैं कि यह बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस होता है when to explain about the sex concern diseases. तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है कि माइनर इन्फेक्शंस के समय में लोग इस बात को शेयर नहीं कर पाते हैं, डॉक्टर से मिल नहीं पाते हैं और यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ऐसी बात है कि हम लोग 90% सेक्स कंसर्न डिजीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद द प्रॉपर मेडिकेशंस। हमारे पास दवाइयाँ उपलब्ध हैं, लेकिन लोग लाज की वजह से या फिर एक भय की वजह से या फिर शर्म की वजह से वो कम आउट नहीं करते, सामने नहीं आते हैं, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन यह भयावह रूप धारण करते चला जाता है। तो इस तरह से हम लोग एसटीडीज के ट्रीटमेंट्स की पूरी पॉसिबिलिटीज हम लोगों के पास मौजूद है। बच्चों यहाँ पे हम लोग एक बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ यूटेराइन के एक्सटर्नल वॉल जो कि इरेज्ड आउट होकर के बाहर आते हैं। यह एक नॉर्मल प्रोसेस है। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन द आउटर वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम विल बी released out by breaking up their self into the small fragments, जो कि एक क्लम्प्स के रूप में, एक क्लस्टर्स के रूप में रिलीज्ड आउट होता है। लेकिन कई सारे ड्यूरेशंस में यह देखा गया है, कई सारे पेशेंट्स में यह देखा गया है कि ड्यूरिंग क्रैम्पिंग आउट, ड्यूरिंग द क्लम्प्स को बाहर आने में, यानी कि यूट्राइन वॉल के ब्रेकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा पेन फील किया, पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा पेन जैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है।
और इसमें हेविली ब्लीडिंग की भी पॉसिबिलिटीज बनी हुई रहती है। इस प्रोसेस को हम लोग इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगला जो डिजीज की बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, दैट इज द पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। इस पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज जो ये डिजीज है यह भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कंसर्न है या यूट्रस और ओवरीज से रिलेटेड है, और इसको हम लोग कई सारे डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। यानी पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज may be the sign or symptoms of a particular type of disease such as gonorrhea and chlamydia। gonorrhea और chlamydia की चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में किया था कि यह जो डिजीज़ हैं इसके दरमियान महिलाओं के कमर में दर्द रहना, जिसको कि हम लोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ कहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ की जो एक सर्वे है उस सर्वे के अनुसार हम लोग कह सकते हैं कि एनी ऑफ दीज कैन बी सीरियस एंड पोटेंशियल फॉर द लॉन्ग टर्म रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। कोई भी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स फीमेल्स में जो है उसका अनदेखा करना, इग्नोर करना, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, और किसी किसी स्टेज में किसी किसी डिजीज़ में हम लोगों को लॉन्ग टर्म यानी क्रॉनिकल डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी करना दुष्कर या इम्पॉसिबल हो जाता है। सो द अवेयरनेस प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट NGOs, gynecological chapter of the Indian Health Workers, World Health Organization, and the other health workers. They are providing them enough knowledge, counseling the females for these type of diseases। कम आउट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, डायग्नोसिस के द्वारा डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर उनकी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अब इसी तरह से हम लोग बात करेंगे डिजीज़ ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सम टाइप्स ऑफ द कैंसर्स आर कॉमन सच एज disease concerned with the reproductive system is the prostate cancer, that is the most common in the males, and some problems have the males have the testicular, other than the prostate cancers, testicular penile cancer is also possible. The treatment of prostate cancer can be depends on the age, severity of the disease and other health conditions of the patient. The usual treatment is the as in the females in the breast cancer जैसे हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे कि the usual treatment is the surgical। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड को ही रिलीज आउट करते हैं, बॉडी से काट के निकाल देते हैं। दूसरा है रेडिएशन यानी रेडियोथेरेपी, वॉचफुल वेल्टिंग एंड द हार्मोन ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें हम लोग हार्मोन के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं, और या फिर कीमोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी के अलावा कीमोथेरेपी भी हमारे पास उपाय है, लेकिन इट शुड बी यूटिलाइज इन द अर्लियर सिचुएशन। द नेक्स्ट इज इफेक्ट टू द मेल्स इज द इरेक्टाइल dysfunction। Erectile dysfunction is the concerned disease of the male reproductive system that is a very rare but problems concerned with the vascular disease or the neurological disease। इसमें मेल्स पेनिस के अंदर इरेक्टाइल होने की कैपेसिटी डिटेन कर जाती है या कम हो जाती है। तो इसमें या तो यह वैस्कुलर डिजीज हो सकता है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसीज को ब्लड की आवश्यकता होती है फॉर देयर इरेक्शंस। तो आइदर द वैस्कुलर डिसऑर्डर्स, आर्टरी और वेन्स के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में आपका स्क्लेरोसिस नामक डिजीज या ट्रॉमा या
फिजियोलॉजिकल एपिसोड हो सकता है। तो आप इसमें से जो भी डिजीज होता है, इसमें से जो भी डिमेरिट्स होती है, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हो, वेस्कुलर हो या फिर किसी और तरह के प्रॉब्लम्स हो, दैट कैन बी क्योर्ड बाय अंडरस्टैंडिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स। वी हैव द equipments and the methods to treat that one. Some cases can be cured out as it is by the surgeries, somewhere we use medicines. तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं नेक्स्ट डिजीज है हमारा, जिसको कि हम लोग प्रोस्टेटिटिस के नाम से जानते हैं। प्रोस्टेटिटिस ये एक तरह का स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन है एट द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड बिकम्स इन्फ्लेमेटेड। वो एक पेनफुल प्रॉब्लम हो सकता है जिससे कि यूरिनेशन में डिफ़िकल्ट आता है, मतलब यूरिन डिस्चार्ज करने में प्रॉब्लम्स होती है, पेन होता है। साथ ही साथ एजुकेशन ऑफ द स्पर्म के दरमियान भी मरीज पेन का शिकायत करता है। हाफ ऑफ द ऑल मेंस will experience this type of problem after a certain age, मतलब more than 40 to 45 this problem may occurs in them, that can be treated with the medicines or by the minor surgeries it can be cured out। तो ये हमारे कुछ डिजीज थे जो कंसर्न थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, और हम लोग बात करेंगे आज फिर से एक बार इनफर्टिलिटी की और कैसे उसको क्योर्ड करेंगे। तो मेरे बच्चों, इनफर्टिलिटी को तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मिश्रा जी की टॉपिक है। मिश्रा जी ने बताया था कि उनको इनफर्टिलिटी नहीं समझ में आया था, तो फिर से एक बार मिश्रा जी ध्यान दीजिए। आपने लिखा था कमेंट बॉक्स में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ध्यान से सुनेंगे कि इनफर्टिलिटी का अर्थ होता है कपल्स इनएबिलिटी टू कंसीव, यानी कोई भी कपल्स यदि 1 वर्ष तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हैबिट्स में हों और उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो किसी वजह से, किसी फिजियोलॉजिकल या फिर एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज की वजह से, तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी कि 1 वर्ष तक अनप्रोटेक्टेड से इंटरकोर्स के बाद भी यदि संतान की प्राप्ति नहीं हो तो इसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। अब ये कंडीशंस एक पार्टनर की वजह से हो सकता है, दोनों पार्टनर की वजह से हो सकता है, यानी कि दोनों के कुछ इश्यूज के कारण हो सकते हैं या एक पार्टनर के इश्यूज के कारण से हो सकते हैं। तो ये तो डायग्नोसिस का विषय होता है कि दोनों पार्टनर में प्रॉब्लम है या एक में है, लेकिन स्थिति किसी की वजह से हो, केस इनफर्टिलिटी की ही कहलाएगी अगर 1 साल तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तो इन मेल्स इनफर्टिलिटी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो, यानी नो स्पर्म सेल, जिसको हम लोग एजोस्पर्मिया का केस कहते हैं। दिस इज द डिजीज दिस आर नोन एज एजोस्पर्मिया। अब इस एजोस्पर्मिया में क्या होगा कि नील स्पर्म होंगे, यानी स्पर्म की संख्या उनके सीमेन में स्पर्म नहीं होंगे। दूसरा हमारा जो है उसमें होगा क्या कि लेस नंबर ऑफ द स्पर्म। देखिए होता क्या कि सीमेन जब एजुकेट होता है तो उसमें अनकाउंटेबल नंबर ऑफ द स्पर्म होते हैं। तो एजोस्पर्म के केस में, एजोस्पर्मिया के केस में क्या होगा कि स्पर्म होगा ही नहीं, मतलब 0 स्पर्म। या फिर एक और दूसरा केस है जिसको कि हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। अब इस ओलिगोस्पर्मिया के केस में क्या होगा कि स्पर्म तो होंगे सीमेन में, लेकिन उनकी अमाउंट बहुत ही काउंटेबल होगा, यानी फ्यू स्पर्म्स विल बी देयर। और अगर हैं भी एजोस्पर्मिया के केस में मान लेते हैं कि फ्यू अमाउंट में होंगे, और अगर ज़्यादा अमाउंट में हैं भी तो वो क्या होंगे, या तो एबनॉर्मल होंगे और दे विल डाई बिफोर द रीच इन द वेयर, इन द, बोलिए, चलिए आप लोग बताइए, कहाँ पहुँचने से पहले मर जाएगा, कहाँ पहुँचना चाहिए, उसका टारगेट कहाँ है? फीमेल वेजिना में आने के बाद उसका टारगेट क्या है?
फेलोपियन ट्यूब है, तो फेलोपियन ट्यूब से के पास पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये क्यों होता है? तो यह क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के कारण हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से हो सकता है, ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, किसी कारण से हो। लेकिन अगर या तो वो नील स्पर्म है, या काउंटेबल नंबर ऑफ स्पर्म्स हैं, या एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं, और दे विल डाई बिफोर रीचिंग टू द फिलोपियन ट्यूब, तो ये सारे कंडीशंस हो सकते हैं किसके केस में? ओलिगोस्पर्मिया में। लेकिन एक केस एंजियोस्पर्मिया में सिर्फ एक केस होगा, आइदर दे हैव द जीरो काउंट ऑफ द स्पर्म्स इन देयर सीमेन इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिया। तो यहां हम लोग समझ गए। अब ये इसके कारण क्या हो सकते हैं? लाइफ टाइम फैक्टर्स की चर्चा अगर करें तो ये एंजियोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया का रीजन क्या हो सकता है? तो इनका रीजन होता है बच्चों, इनका सबसे जो बड़ा रीजन है वो है कुछ खास तरह के ड्रग मतलब आप यहाँ पे हफीम, हसीस, हेरोइन, ब्राउन शुगर, चरस नहीं समझिए। यहाँ पे कई बार ऐसे मेडिसिन्स भी होते हैं जो मेडिसिन्स स्पर्म के आउटपुट को या अमाउंट ऑफ द स्पर्म को, नंबर ऑफ स्पर्म्स को इफेक्टेड करते हैं। तो इनफर्टिलिटी के काउज में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे कि ड्रग्स हो सकते हैं, अल्कोहल्स हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकते हैं। ये सभी ऐसे बैड लाइफ स्टाइल हैं जिनकी वजह से स्पर्म के काउंट को इफेक्ट करता है। इसके अलावा कुछ इनहेरिटेड कंडीशंस भी हो सकते हैं। इनहेरिटेड कंडीशंस के वजह से भी स्पर्म के काउंटिंग को डिफरेंसेस आ सकते हैं। एक और रीजन है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके वजह से जो सीमेंस फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस हैं वो इफेक्टेड होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग फीमेल में बात करें तो फीमेल में भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि आइदर डिसऑर्डर और द हिंड्रेंस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी ऑफ द फीमेल्स। और इसमें क्या होगा? अनएबिलिटी टू ओव्यूलेट, आइदर अनएबिलिटी टू ओव्यूलेट और कंसीव और कैरी एन इन्फेंट्स। तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन नहीं हो सकता है, ओव्यूलेशन हो रहा है लेकिन कंसीविंग नहीं हो पा रही है, कंसीविंग भी हो रहा है लेकिन इन्फेंट को कैरी नहीं कर पा रही हैं। ये सारी कंडीशंस को हम एक टर्म में फीमेल इनफर्टिलिटी के रूप में डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव कंडीशंस यानी कि इन सारे इनफर्टिलिटी के जो टाइप्स हैं दैट कैन बी ट्रीटेड बाय द वेरियस मेथड बाय द ऑब्स्टिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट। और इसी तरह से इन दोनों केसेस को ऑब्स्टिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट स्टडी करके उनके लिए हमने पिछले 5 मेथड्स आपको बताया था, जिसमें आपका गिफ्ट, साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफ्यूजन, गैमेट ट्रांसफ्यूजन, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ऐसे डिसऑर्डर्स के दरमियान इस्तेमाल करके एक कंसीविंग के प्रोसेस को सरल बनाते हैं, सिंपल करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो चाइल्ड को कंसीव करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट की भी मदद लेते हैं। इंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट का मतलब इंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं जो हार्मोन और हार्मोन से कंसर्न ग्लैंड की ट्रीटमेंट करते हैं, तो इनकी भी मदद लेते हैं और इनकी मदद से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त हुआ। हम लोगों ने ये 2 चैप्टर्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द प्रॉब्लम्स कंसर्न विद द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की स्टडी यहाँ पे किया। अगली क्लास में हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। मेरे बच्चे अभी राइट नाउ से ही आप सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे और अपने किताब से कंसर्न जो लॉन्ग टाइप्स और शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप टच करेंगे। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होने पे, आप कोई भी डाउट्स होने पे आप अपने डाउट्स को लिख कर भेजिए, हम लोग उस डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। India's best learning app.